अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मसीहा की 26वीं किस्त लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तवज्जो दीजिए। सूरज प्रकाश सिंह कसरत शराब नोशी के सबब दूसरे दिन के दोपहर तक सर नहीं उठा पाया था और अधमरे की तरह औंधा पड़ा था। लक्ष्मी ने रशीद को रोके रखा था। बार सूरज शाम के 5 बजे उसने सूरज को ज़बरदस्ती उठाया तो उस वक्त भी वो तिलमिला रहा था। उसे बेहद कमज़ोरियाँ महसूस हो रही थी। सर काफ़ी बोझल व भारी बना था और चक्कर भी आ रहा था। रशीद ने उसे नहलाया और लक्ष्मी व निर्मला की मदद से कपड़े तब्दील किए और कराए। रशीद बखूबी जानता था कि ये कमज़ोरियाँ शराब की ज़्यादती के सबब हुई है और इसका इलाज शराब के मज़ीद चंद पैक से ही मुमकिन है, वरना ये हफ्तों इसी तरह पड़ा रह जाएगा। बहरहाल वो सूरज को कार से लेकर फिर ढाबे पर पहुंचा और रात के 8 बजे जब उसे लेकर वापस पार्वती भवन पहुंचा तो उसकी कैफियत बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन वो इस तरह खुद में गुमसुम और खामोश था जैसे गूंगा हो गया हो। वो कार से निकलकर सीधे अपने कमरे में जाकर सोफ़ा पर नीमदराज हो गया था। उधर रशीद ने लक्ष्मी से बताया कि बीबी जी, सूरज बाबू को ज़्यादा शराब पी लेने के सबब जो प्रॉब्लम आई थी वो तो ठीक हो चुकी है, लेकिन इन्होंने आप दोनों भाई बहन के साथ जो नाजेबा हरकतें की हैं, अब इस पछतावे को उन्हें तन्हा ही भुगतना होगा, क्योंकि उसके ज़िम्मेदार ये खुद हैं। इसका इलाज मेरे या दीगर किसी के पास नहीं है। अलबत्ता आप अगर कुछ कर सकें तो कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब आपको ही इनकी ज़िंदगी की साथी बनना है। लिहाजा इनकी खुद करदा हमाकत की तकलीफ़ से आप ही इन्हें बाहर ला सकती हैं। रशीद की बातें सुनकर लक्ष्मी को हैरत हुई, क्योंकि वो सब कुछ जान गया था। लिहाजा उसने कहा, रशीद भैया, मैं नहीं जानती कि यहाँ पेश आने वाले तमाम हालात की मालूमात आपको कैसे हुई। मुमकिन है मुलाजिम बहादुर ने बताई होगी। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि आप इन बातों को राज में ही रहने देंगे। यहाँ मोहल्ले पड़ोस में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, वरना लोग इन पर थूकेंगे। भैया के साथ इनके अनुचित व्यवहार को कोई भी स्त्री पुरुष हजम नहीं कर पाएंगे। मुझे तो फिक्र है अगर मामी जी और जसीम बाबू और शमीम बाबू को इनके हाथ उठाने की बात मालूम हुई होगी तो उनको कितनी तकलीफ़ पहुंची होगी। अपने अल्फाज के साथ ही लक्ष्मी गाल पर हथेली रखकर बेअख्तियार सिसक पड़ी थी। तो रशीद ने बुझी बुझी निगाहों से उसे देखा और करीब खड़ी निर्मला को इसे संभालने का इशारा करके बोझल कदमों सूरज के कमरे में दाखिल हुआ। सूरज सोफ़ा पर नीम दराज सामने की दीवार पर आवेज़ा अपनी और महताब खान की मुश्तरका तस्वीर को डबडबाई आंखों से एकटक निहार रहा था। रशीद के आते ही उसने अपनी आंखें पोंछते हुए उसकी जानिब देखा तो रशीद उसकी मौजूदा कैफियत उसके चेहरे से पढ़ लिया। लिहाजा उसने अफसुर्दा लहजे में कहा, सूरज बाबू, आपने जो नादानी की है उसके तन्हा जिम्मेदार आप खुद हैं, जिसे बांटा नहीं जा सकता। अफसोस है कि आप जैसे तालीम याफ्ता शख्स ने इतनी बड़ी गलती की, मगर ये भी मत भूलिएगा कि आपका महान मित्र अपने अजीम वालदैन और समाज के एक पारसा कहे जाने वाले दादा जान की तरबियत में परवरिश पाने वाला एक कट्टर मुस्लिम नौजवान है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि उनके दिलो जहन में आपके लिए कोई शिकवा गिला भी होगा। बस ज़रूरत है कि आप अपनी कैफियत को बहाल करें और ख़ुद को नॉर्मल बनाएं। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, मुमकिन है कल फिर आ जाऊँ। सूरज सर झुकाए खड़ा रहा और उसके गालों पर अश्क की मोतियाँ लुढ़कती रही थीं। रशीद के लिए उस वक्त वो 2 लफ्ज़ भी नहीं बोल सका और रशीद अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछता हुआ बाहर निकला तो सामने गेट पर लक्ष्मी और निर्मला अफसुर्दा खड़ी थी। उन लोगों ने भी वो सारी बातें सुनी थी। वो एक लम्हा को ठिठका, फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ हवेली से बाहर निकलकर एक रिक्शा में बैठकर महताब खान से मिलने निकल पड़ा था। सूरज तो अफसर था ही, लक्ष्मी और निर्मला भी इस कदर सोगवार थी कि उसे रात के खाने के लिए भी नहीं पूछ सकी थी, क्योंकि 8:30 पौने 9 बज चुके थे। खाने का वक्त तकरीबन हो ही चुका था। ये ख्याल उन्हें तब हुआ जब रशीद हवेली से जा चुका था। बहरहाल वो ज्यों ही शहनाज मंजिल के गेट पर रिक्शा से उतरा, महताब खान भी अपनी कार से आन पहुंचा। कार की तेज़ रोशनी में एक धुंधली सी शक्ल महताब के जहन में उभरी
और उसने कार को गेट के सामने ही सड़क पर रोककर बाहर निकला। रशीद के जहन के पर्दे पर 10 साला सुर्ख व सफ़ेद महताब खान का वजूद नाच रहा था, जो अब सामने दिखाई देने वाले कवि हैकल स्मार्ट नौजवान में जैसे समा गया था। वो अंदर ही अंदर अशश कर उठा, क्योंकि उसे मुकम्मल यकीन हो चुका था कि ये वही चांद बाबू हैं जो माजी में फूलों की तरह नाजुक हुआ करते थे। उसने फ़ौरन आगे बढ़कर महताब को सलाम करके कहा, बाबू मैं रशीद ड्राइवर हूँ। महताब मुस्कुराकर बोला, मुझे भी ऐसा ही गुमान हो रहा था रशीद भैया, काफ़ी लंबे अरसे बाद नज़र आए। वो अपने अल्फाज के साथ ही रशीद को अपनी बाहों में ले लिया तो उसके दिल में एक हुक सी उठी और वो महताब की चौड़ी छाती में मुंह छुपाकर फपक पड़ा। वो जज्बाती हो उठा था। महताब ने उसका शाना थपकते हुए कहा, मैं आपके जज्बात को बखूबी समझता हूँ रशीद भैया। आपको मेरी वजह से राजदनों ने गोली भी मारी थी। आइए कार में बैठिए, आपको घुमा कर लाता हूँ। महताब ने पिछला गेट खोलकर सीट पर रखे हुए 2 थैलों में से एक थैला उठाकर करीब खड़े गणेश को थमा दिया। काका, इसमें गोश्त और मछलियाँ दोनों ही हैं। मामी से कहिएगा अगर मछली बनेगी तो साथ में पूरियाँ होंगी और गोश्त बनेगा तो पुलाव बेहतर रहेगा। जी मालिक, गणेश ने कहा और महताब खान रशीद को लेकर यशोदा भवन जाने के लिए चल पड़ा। आप फ़िलहाल कहाँ रह रहे हैं भैया? जी मैं बम्बई में हूँ, परसों ही आया हूँ और कल से सूरज बाबू के घर पर था। आज वहाँ से निकला तो सोचा आपको देखता चलूँ। बहुत अच्छा, लेकिन आप अभी घर जाएंगे कैसे? वो कोई जवाब नहीं दे पाया और ख़ुद में उलझ कर रह गया। तो महताब ने फ़ौरन कहा, फ़िक्र मत कीजिए, चलिए पहले चाय पी कर आता हूँ तो घर पर खाना खाएंगे, उसके बाद अगर जाना ही चाहेंगे तो मेरी ये कार लेकर चले जाएंगे। रशीद ने प्यार और हैरत के मिले जुले तासुरात से महताब का शगुफ्ता चेहरा देखा। उसी लम्हा कार यशोदा भवन के कंपाउंड में दाखिल हुई। दोनों बरामद हुए तो रामलाल ने मामूल की तरह हाथ जोड़कर महताब को सलाम किया और वो सर के इशारे से जवाब देते हुए पिछली सीट पर रखा हुआ थैला निकाल कर बोला, आइए रशीद भैया अंदर चलते हैं। उस वक्त तक कुमोदनी भी बाहर निकल आई थी, मगर अजनबी रशीद को देखकर गेट के करीब ही ठिठक गई थी। महताब खान जीने से गुजरकर ज्यों ही सहन में गया, कुमोदनी आगे बढ़कर इसके कदमों में झुक गई और महताब ने जब उसे उठाया तो नर्म लहजे में वो फ़ौरन बोली, आज दिन भर कहाँ रह गए थे? महताब ने गोश्त का थैला रमा देवी को थमाते हुए कहा, आज दिन भर मेडिकल स्टोर के काम में मसरूफ़ था कुमोद। मुख्तलिफ ड्रग्स एजेंसियों में कारोबारी मराहिल पर तबादला ख्याल करनी थी। दूसरी बात ये कि बगल वाली एक दुकान खाली हुई है, उसे भी मैंने ले लिया है। कल उसका दरमियाना दीवार मुनहदिम करके एक करवाऊंगा और उस तरफ जनरल स्टोर कायम करने का इरादा है। कुमोदनी बोली, बहुत अच्छा किया है, लेकिन मुझे एक फ़ोन तो कर देते। दोपहर में मामी जी को फ़ोन किया तो उन्होंने भी लाइल्मी जाहिर की। समझ सकते हैं मैं कितनी फ़िक्रमंद रही होंगी। बखूबी समझ रहा हूँ डार्लिंग, आइंदा ऐसी गलती हरगिज़ नहीं होगी। कुमोदनी प्यार से आंखें निकाल कर धीरे से हंसी तो रमा देवी फ़ौरन मुस्कुराती हुई अंदर चली गई और कुमोदनी भी महताब से आइए कहकर आगे बढ़ी तो महताब ने रशीद से कहा, आइए रशीद भैया, और सभी कुमोदनी की ख्वाबगाह में दाखिल हुए। रशीद अगरचे फ़ख्र आमेज़ निगाहों से महताब खान और कुमोदनी को लगातार देखता रहा था, लेकिन वो चूँकि कुमोदनी से नाआशना था इसलिए तजब्जुब में मुब्तला था। कुमोदनी ने महताब की आंखों में झांकते हुए कहा, आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। महताब ने कहा, खाली हाथ वापस नहीं आइएगा, सिर्फ 2 कप बेहतरीन चाय लेती आइएगा। दिन भर इस कदर मसरूफ़ रहा कि चाय पीने की भी फुर्सत नहीं मिली। कुमोदनी तरफ उठी, उफ़ अभी आई कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। इधर रशीद हैरत से कमरे की हर अशिया पर निगाहें दौड़ा रहा था। यकायक उसने महताब से पूछा, बाबू आप शादी कर चुके हैं क्या? महताब धीरे से हंसकर बोला, नहीं रशीद भैया, अभी मैंने शादी नहीं की है, लेकिन आने वाले नए साल में लक्ष्मी की शादी करने के बाद अपने मुतल्लिक सोचूंगा। मगर ये बीवी जी? रशीद हकला कर बोला तो महताब ने संजीदगी से कहा, हाँ ये बीवी जी कौन हो सकती हैं? बातचीत से कुछ ना कुछ एहसास तो ज़रूर हुआ होगा। मेरा मतलब है कि हमारे ताल्लुकात एक दूसरे की ज़िंदगी से
किस हद तक जुड़े हैं उसे बखूबी आप समझ रहे होंगे। अब रहा ये हमारे दरमियान कायम कैसे हुआ, ये हमारी मामी जान से दरियाफ्त कर लेंगे। अभी जब मैं आपको घर ले चलूँगा तो सबों से आपका तारुफ करवा दूंगा। वैसे ये शिवनगर ज़िला वैशाली के एक बहुत बड़े ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके वालिद प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद सिंह थे और ये अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हैं। दरअसल इनकी ज़िंदगी की कहानी बड़ी भयानक है, जिसे अब दोहराने की हिम्मत कम अज़ कम मुझ में तो बिल्कुल नहीं है। उसी आशना कुमोदनी चाय लेकर अंदर दाखिल हुई और दोनों के सामने टेबल पर रखते हुए पूछा, कुछ खाने के लिए लाऊं? तो पहले रशीद ही फ़ौरन बोल उठा, नहीं बीवी जी, सिर्फ चाय ही काफ़ी है। तो रजनी अलग बेड से लगकर खड़ी हो गई तो महताब ने गर्म चाय की चुस्की लेकर उसकी आंखों में झांका। कुमोद, आपने तो रशीद भैया को नहीं पहचाना होगा? कुमोदनी धीमे नर्म लहजे में बोली, नहीं, कैसे पहचानूंगी, आपने तो कभी बताया ही नहीं। जिस दिन मेरा अपहरण हुआ था कार ड्राइवर रशीद भैया ही थे। जब राहजनों ने कार का रास्ता रोका और मुझे घसीट कर बाहर निकालने लगे, रशीद भैया ने आओ देखा न ताओ और कार से निकलकर राहजनों पर टूट पड़े। तभी एक शख्स ने इन पर फायर कर दिया और गोली इनके बाजू को गहरा जख्म देकर निकल गई। लिहाजा ये बेबस हो गए और वो लोग मुझे उठाकर ले गए। महताब ने रशीद से मुखातिब होकर पूछा, जख्म का निशान तो अभी होगा ही आपको रशीद भैया? जी बाबू, है ना। उसने शर्ट का आस्तीन हटाकर दिखाया। गड्ढे जैसा निशान बाजू पर मौजूद था। महताब ने चाय का आखिरी घोंट लेकर कहा, उस दिन के बाद आज ही हम एक दूसरे से मिले हैं। रशीद ने कहा, दरअसल आपके अपहरण के बाद मैं इस कदर नर्वस हो गया था बाबू कि अपने शहर, गांव, इलाका, यहाँ तक कि अपने घर के दरो दीवार से भी नफरत हो गई थी, क्योंकि आपकी अम्मी जान की होने वाली दर्दनाक मौत को भी मैंने अपनी आंखों से देखा था। लिहाजा मैं बम्बई चला गया और इन 13 वर्षों में मैं सिर्फ 2 बार गाँव आया हूँ। इस बार आया हूँ तो आपके जिंदा सलामत वापस आने की खबर सुनकर जहाँ सुकून मिला, वहीं सूरज सिंह की हरकतों ने अब परेशान कर दिया है और जो हरकतें उनसे सरजद हुई हैं उसका खुमियाजा भी वो आत्मगलानी की शक्ल में तन्हा भुगत रहे हैं। कसरत शराबनोशी और आपकी कुर्बतों को याद करके बच्चों की तरफ बिलक बिलक कर हर बात पर रोना फिलहाल उनका मुकद्दर बन गया है। चुनांचे रशीद ने सूरज सिंह के हालात और कैफियत को बयान किया तो कुमोदनी और महताब निगाहें मिलाकर एक दूसरे को पुरसकून अंदाज में देखने लगे थे, क्योंकि रशीद की ज़ुबानी सूरज की रुदात बयानी और लक्ष्मी की अब उसकी निगाहों में मौजूदा अहमियत का एहसास महताब और कुमोदनी के लिए एक बेहतर पैगाम था। लिहाजा महताब ने सिगरेट का एक तवील कश लेकर कहा, रशीद भैया, कहावत मशहूर है कि सुबह का गया शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता है। सूरज जो एक उबाश व अय्याश जवान था, अब इंशाअल्लाह हर एतवार से उसके अंदर तब्दीलियां आ जाएंगी, ये हमारा इत्मीनान है। जवाबन रशीद बोला, मुझे भी ऐसा ही गुमान होता है बाबू। ठीक है भैया, अब चलिए आपको खाना खिलाकर रुखसत कर दूं। कुमोदनी जल्दी से बोली, यहाँ नहीं खाएंगे क्या? नहीं डार्लिंग, घर में पूरी मछली का ऑर्डर देकर आया हूँ। हाय अल्लाह, कहीं रमा आंटी, उफ मैं अभी आई, कहकर वो तेज़ी से बाहर चली गई तो महताब व रशीद उसकी अदा पर धीरे से हंस पड़े। मगर दूसरे ही लम्हों मुस्कुराती हुई कमरे में वापस आई तो बोली, खुदा का शुक्र है गोश्त के अलावा चावल या रोटियों का इंतज़ाम अभी नहीं हुआ था। बहरहाल अब आप इस वक्त यहाँ नहीं आएंगे क्या? ऐसी गुंजाइश नज़र नहीं आती है जान, क्योंकि कार से रशीद भैया को इनके घर रवाना करूँगा। वहाँ भाभी और बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार होगा। मैं यहाँ तन्हा। कुमुदनी अपना अधूरा जुमला छोड़कर दूसरी जानिब रुक करके बेबसी से मुस्कुराने लगी तो महताब सोफ़ा से उठकर उसके करीब चला गया और उसको उसके दोनों बाजुओं पर अपनी हथेलियां रखते हुए प्यार से बोला, अभी कुछ दिनों तक हमें ऐसे ही तन्हा वक्त काटना होगा जान। कुमुदनी ने अपने सर को पीछे की जानिब उसके कंधे पर डाल दिया तो रशीद फुर्ती से बाहर चला गया था। चुनांचे उसी चंद लम्हों बाद रशीद कार ड्राइव कर रहा था और महताब खान उसकी बगल में बैठा था। राह में एमडी डीएम कॉलेज के करीब झोपड़ी नुमा एक साफ सुथरे स्वीट भंडार के करीब से गुजरते हुए महताब ने कार रुकवाई और बाहर निकलकर अलग अलग 2 तरह की नफीस मिठाइयाँ 1-1 किलो पैक करवाई और वापस आकर उसे पिछली नशिस्त पर रखते हुए बोला, रशीद भैया, ये तोहफा आप मेरी जानिब से अपने बच्चों के लिए लेते जाएंगे।
फिर अगली नशिस्त पर बैठा और घर पहुंचा। उस वक्त 11 बज चुके थे। महताब ने घर के सभी अफराद और मुलाजमीन को रशीद से मुतारुफ कराया और साथ में खाना खिलाने के फ़ौरन बाद उसे रुखसत कर दिया। रशीद घर वापस लौटते हुए अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक नई खुशी महसूस कर रहा था। उसका दिल महताब खान से मिलकर बाग बाग हो उठा था। रही कुमोदनी की बात तो उसे पूरी तरह एहसास हो चुका था कि कुमोद बीबी जी और चांद बाबू एक जान व दो जिस्मों की तरह हैं। लेकिन उन दोनों के दरमियान ये ताल्लुकात किस तरह पैदा हुए, ये एक मुअम्मा बना रहा, क्योंकि चांद बाबू की हिदायत के मुताबिक उसे मामी जान से मालूम करनी थी, जबकि वो उस दिन उनसे पहली बार ही मिला था। लिहाजा उनके इस राज को जानने के लिए रशीद मामी जान से बेतकल्लुफ भी नहीं था। इसलिए एक तजस्सुस और इज़्तिराब व बेचैनी की अमीक गहराई में वो हिचकोले खाता हुआ जब घर पहुंचा तो उसके बूढ़े वालिदैन और बीबी बच्चे शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहे थे। रशीद मिठाइयों का थैला लिए हुए जब उनके करीब पहुंचा तो माँ को थमाते हुए अफसुर्दा लहजे में बोला, लीजिए अम्मीजान, ये तोहफ़ा एक ऐसे अजीम नौजवान ने भेजी है जो एक बावकार मरहूम बाप के फर्जंद हैं और 10 साल की उम्र से 23 साल की उम्र तक जंगलों और पहाड़ों की आबादी में न जाने कितनी सऊबतें झेले होंगे। आज वो अपने बाप की ही तरह हर दिल अजीज़ व शहरी इलाके के एक मेहरबान इंसान की जगह शुमार किए जाते हैं। मैं आज 13 वर्षों बाद लासानी फौलादी नौजवान से मिला तो बखुदा उस वक्त चंद लम्हों के लिए पूरी कायनात को भूल गया था। खाट पर बैठे रशीद के ज़ईफ़ वालिद मोइनुल हक ने मुस्कुरा कर कहा, मैं समझ गया बेटे, मुमकिन है तुम शादाब बाबू मरहूम के लख्त जिगर चांद बाबू की बात कर रहे हो। रशीद ने जवाबन कहा, हाँ अबूजान, उनकी ही बात कर रहा हूँ। सबों के होंठों पर मुस्कुराहटें तैर गईं, क्योंकि हर छोटे बड़े अफराद के चेहरे पर महताब खान का नाम सुनते ही खुशियों के आसार नुमाया हो चुके थे। करीब खड़ी रशीद की बीबी माजदा फौरन बोली, हम लोगों को उनसे नहीं मिलवाएंगे? क्यों नहीं, उनसे मिलवाऊंगा भी और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बताऊंगा भी, लेकिन इत्मीनान से, क्योंकि उनके दिल की वसीयत, निगाहों से टपकने वाली मोहब्बत और अल्फाज व मिजाज से नुमाया उनकी मेहरबानियों की तफसील बयानी के लिए वक्त की ज़रूरत है। माजदा, रशीद की बीवी का नाम माजदा खातून था। बहरहाल रशीद की वालदा अकलीमा खातून ने कहा, लो दुल्हन, अपने अब्बा और बच्चों का उस मोहसिन की अता करदा सौगात से मुँह मीठा करो और कराओ। मैं तो उस यतीम की अज़मत व फ़राख दिली के ज़िक्र से ही इस वक्त शिकम सैर हो चुकी हूँ। चुनांचे रशीद सोने चला गया, क्योंकि उसे सुबह फिर से निकलना था। मगर उसकी बीबी माजदा कहाँ मानने वाली थी। वो जाकर रशीद के पांव दबाते हुए कुरेद कुरेद कर चांद बाबू के हालात ज़िंदगी के मुतल्लिक पूछती रही थी। दूसरे दिन सुबह उठकर रशीद ने पहले कार की धुलाई की, उसे पोछा लगाया, खुद गुस्ल किया और बिस्कुट चाय के बाद चलने को हुआ तो उसके वालिद ने कहा, मैं रात भर एक मौजू पर गौर करता रहा हूँ बेटा। तुम कह रहे थे ना कि अब बीवी बच्चों को बम्बई नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वहाँ के अखराजात बहुत हैं, फजूल खर्ची भी बहुत होती है। अब ऐसे में तुम वालिदैन और बाल बच्चों से दूर रहकर 6000 की नौकरी करोगे। मेरा ख्याल है बेटा कि चांद बाबू से अपने काम का जिक्र करके देखते, अगर कुछ कम सम भी मिलेगा तो यहीं कोई सबील लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। करीब खड़ी बहू माजदा ने फ़ौरन कहा, अबू ठीक कह रहे हैं राशि, वैसे भी अबू अम्मी ज़ईफ़ हो चुके हैं। अगर बम्बई में आप रहेंगे तो लंबी दूरी के सबब आपको इनकी मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। रशीद संजीदगी से बोला, कल बाबू से मिलने के बाद से ही मैं खुद भी इस बात पर गौर कर रहा हूँ अब्बा जान। जाता हूँ, मौका मुनासिब देखकर उनसे बातें करूँगा। आप लोग मुतमईन रहें। और अपने अल्फाज के साथ ही वो घर से निकल गया। ठीक सुबह के 8 बजे वो कार के साथ शहनाज मंजिल के कंपाउंड में जाकर रुक गया। कार से निकला ही था कि दिलशाद बानो गेट पर नमूदार हुई। रशीद ने अदब से उन्हें सलाम किया तो वो जवाब देकर बोली, बहुत सवेरे आ गए रशीद बेटा। रशीद आगे बढ़ते हुए बोला, दरअसल बाबू की कार लेकर चला गया था ना, इसलिए माजदा ने 6 बजे ही जगा दिया। गणेश काका को नहीं देख रहा हूँ मामी। दिलशाद बोली, वो बच्चों का नाश्ता लेकर अभी अभी मेडिकल स्टोर गए हैं।
आओ नाश्ता करोगे? नहीं मामी जी, नाश्ता करके आया हूँ। वैसे बाबू अभी सोए सोए हैं क्या? जवाबन दिलशाद बानो हंसकर बोली। रात 11:15 बजे रानी का फ़ोन आया तो ये हंसते हुए बोले, मामी जान ये पगली आज फिर रात भर जगाए रखेगी मुझे। कह रही है कि नींद नहीं आ रही है। चुनांचे फ़ौरन कपड़े बदले और साइकिल से चले गए। दौरान गुफ्तगू समीदुल निसा भी आकर खड़ी हो गई। रशीद ने कहा, रात ही जब बाबू मुझे लेकर वहाँ से चले थे, बीबी जी ने हिरसामेज लहजे में पूछा था, अब आप इस वक्त नहीं आएंगे यहाँ? और फिर दोनों की गुफ्तगू को उसने दोहराया तो दिलशाद और समीदुल बेख्तियार हंस पड़ी थी। समीदुल ने कहा, बेहद मासूम व पाकीज़ा है हमारी रानी रशीद भैया, बाबू ही की तरह। दिलशाद बानो ने कहा, बेटी रशीद भैया के लिए चाय बना कर ले आओ। अभी लाई मम्मी, कहकर वो चली गई तो रशीद ने बाबू से होने वाली बातों को दोहराते हुए कहा, बाबू और बीबी जी की कुर्बत से टपकने वाली हमदर्दी, मोहब्बत और पाकीज़गी इस कदर शीरनी से भरी होती हैं मामी जी कि उसके एहसास से किसी की भी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, जिसे रात से ही मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ये ताल्लुकात कैसे और कब से पैदा हुए, इसके जवाब में साहब अफसुर्दा होकर बोले थे कि रशीद भैया, उलटते पलटते मुख्तलिफ हालात व वाक़यात को दोहराने की अब मुझ में हिम्मत नहीं है। आप मेरी मामी जान से पूछेंगे तो वही बता देंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ तफसील से मालूम है। दिलशाद बानो थोड़ी देर के लिए अफसुर्दा हो उठी। समीदुल चाय लेकर आई और रशीद के सामने रख दिया। वो गर्म चाय की चुस्की लेने लगा तो दिलशाद बानो ने कुमोदनी की हालात ज़िंदगी की इब्तदा चांद बाबू के अगवा होने के दिन से करने लगी। अगवा होने के बाद अखबार में उसने बताया कि अगवा होने के बाद अखबार में तस्वीर के साथ खबरों का शाया होना, जिसे 9 साला कुमोदनी का पढ़ना और बाबू की तस्वीर देखकर सुध-बुध खो देना, घर वालों से छुप छुप कर रोना सिसकना और अपनी खुद तमादी के तहत इनकी यादों में तड़प तड़प कर कुमोदनी का जवान होना, फिर गुजरते औकात के तहत गूंगी जैसी कैफियत में मुब्तला कुमोदनी की शादी और रुखसत होकर ससुराल जाते हुए इसका मज़कूरा गिरोह के ज़रिए अपहरण का वाक़या बयान किया और ख़ासकर कुमोदनी के अगवा होने की खबर सुनकर इनके वालिद का हार्ट अटैक से मौत होना और उनकी ही चिता में इनकी मां का दहन हो जाना इतनी भयानक कड़ी थी, जिसे सुनकर रशीद इस कदर इमोशनल हुआ कि ज़ब्त के बावजूद उसकी आंखें छलक पड़ी। अब बात आई इन दोनों के दोबारा मिलने की जुस्तजू में। दोनों ही के दर बदर भटकने और कई महीनों की तलाश में दोबारा मिलने के बाद इनकी रूहानी हम आहंगी तक का वाक़या, जिसे सुनकर रशीद खुद में इस तरह गुम हो गया जैसे वो ज़हनी तौर पर माजूर हो गया हो। लम्हों बाद वो अपने हवास पर काबू पाते हुए बोला, मामी जी, मैंने चंद लम्हों में बाबू और बीबी जी के हालात व मिजाज को जिस तरह महसूस किया है, मुझे नहीं लगता है कि एक दूसरे से अलग होकर ये अजीम हस्तियाँ पुरसकून ज़िंदगी जी पाएंगे। ख़ासकर बीबी जी की चाहत व मोहब्बत ऐसी अनोखी है कि दुनिया जब से कायम है, ऐसी मोहब्बत शायद ही कहीं वजूद में आई होंगी। मैं अपनी 34 साल ज़िंदगी में तो कभी ऐसा नहीं सुना जैसा आज अपनी आँखों से देख रहा हूँ। अब रहा कि उनकी इस चाहत व मोहब्बत के पीछे अल्लाह की कुदरत कार फरमा है, लिहाजा मुझे यकीन है मामी जी के इसका अंजाम बेहतर ही होगा, क्योंकि कई ऐसे वाक़यात भी सुन चुका हूँ जिनमें हिंदू लड़के, मुस्लिम लड़कियाँ और ज़्यादातर मुस्लिम लड़के और गैर मुस्लिम लड़कियों ने अपने सरपरस्तों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादियाँ की हैं। और अब तो रफ्ता रफ्ता ज़माना भी काफ़ी बदल रहा है। खुदा ताला बाबू और मालकन जी के दरमियान होने वाले अज़दवाजी रिश्ते को कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाए, ये मेरी आरज़ू है। समीदुल निसा व दिलशाद बानो की ज़ुबान पर बेख्तियार लफ्ज़ आमीन आ गए और रशीद अपना सर अपनी हथेली पर रखकर थोड़ी देर के लिए गुम हो गया तो दिलशाद बानो सोफ़ा से उठकर कुमोदनी के घर का नंबर डायल करने लगी थी। यहाँ 26वीं किस्त मुकम्मल हुई, बाकी आइंदा फ़कत व सलाम।